गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के अनसोल्ड पेपर 2019 का सेट है। ये हमारा 2019 का सेट है, अनसोल्ड सभी के पास होगा। उसमें देख लेना 346 FE कौन सा सेट है, 346 FE। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बिना देरी किए हुए सेक्शन बी से शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। शुरू में पहले मैं एक एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। आप इसे देखते रहिएगा। और ये जो इसके हमारे लगभग 5 वीडियो अनसोल्ड पेपर के आएंगे वो देखिएगा। लगभग एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी और उसमें पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। किसी भी तरीके का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, सब उसमें होंगे आपके। सेक्शन बी में पहला न्यूमेरिकल है हमारा 2 का मैं लिख देता हूं, किसी के पास अनसोल्ड पेपर जैसा ना होता है। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेमी है, के बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलम आवेश का एक कण स्थिर लटक रहा है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 1 नंबर लाग नहीं है, क्योंकि ये तो 2 नंबर में भी आपका बहुत लॉन्ग पड़ेगा। ये देखो, सबसे पहले हम इसे करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू किस किस चीज की दी है। एक तो डी का मान दिया है, कितना, 2 सेमी। सेमी को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो भार दिया है उसे हम एफ बनाने के लिए mg यानी g से मल्टीप्लाई कर देंगे, और g की वैल्यू है 10 मीटर/सेकंड²। f m की वैल्यू 10⁻³ गुणा 10 की एक पावर है तो ये हो जाएगा 4×10⁻12 न्यूटन। और आवेश कितना दिया है हमें, Q की वैल्यू वो है 2.4 × 10⁻18 कूलम। अब हमसे ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, F/Q। क्या होता है E बराबर F/Q, और E बराबर क्या होता है, B/D। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई बल और आवेश के पदों में, और ये विभव और दूरी के पदों में। यहां आने के बाद हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या जाएगा,
V अपॉन डी इक्वल F अपॉन क्यू। हमें यहां से V की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। F की वैल्यू कितनी है हमारी 4 इंटू 10 टू द पावर -12 और Q का मान है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा V इक्वल टू 14 इंटू 2 10 टू द पावर -14 अपॉन 24 इंटू 10 टू द पावर -18। अगर हम 40 की गुणा 2 से करें तो 80 हो जाएगा, बटे में 40 गुणा 10 की पावर -14। अब ये -18 ऊपर जाके +18। ये हो जाएगा B इक्वल, अगर हम यहाँ काट दें 4 से तो ये 20 बार कट जाएगा, 4 से ये 6 बार कट जाएगा। ये आ गया हमारा 20/6 गुणा 10 की पावर 4 प्लस के 4 बचेंगे और काट लो 10 बार, ये कट जाएगा 3 बार। V इक्वल आ जाएगा हमारा 10/3 10 टू द पावर 4 या V इक्वल टू 3.33 10 टू द पावर 4। और वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या वोल्ट। क्या ये आपको लग रहा है 1 नंबर लाख सवाल है। ये इस साल का शुरू के क्वेश्चनों से ही हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे कितने हार्ड क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन हार्ड है तो पेपर हमारा कितना हार्ड बना है। आप इसको नोट करो। आज हम पूरा ही अनसोल्ड पेपर एक ही पेपर में एक ही वीडियो में सारा संपन्न करें। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, मैं मिटाता हूं और आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आप जिस राइटर की किताब से, जिस मास्टर से ही पढ़े हो, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है पढ़ाने में कमी करी होगी कि आपसे कितना आता है। आप उसका इवैल्यूएशन खुद कर सकती हैं। और आप इन 5 वीडियो को लगभग देख लें, 5 या 6 जो भी आएंगी, तो मैं मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का ही हाफ पार्ट है और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा पहले तो मैं कराने की कोशिश करूंगा और उसके बाद भी अगर ज्यादा ही थ्योरेटिकल होगा तो मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा। यह है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा कि कोई कुंडली है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। समय कितना है हमारा, डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। 5v1 का मान कितना है हमारा 1 वेबर, 5v2 की वैल्यू कितनी है 0.1 वेबर। अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा 5v इक्वल टू 5v2 माइनस के 5v1। 5v2 की वैल्यू 0.1, 5v1 का 1। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 0.9 वेबर। ये डेल्टा 5v की वैल्यू आ गई।
और जहां पर n की वैल्यू नहीं देता है तो वहां पर कितनी लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, E बराबर माइनस के n डी फाइव ई अपॉन डी टी। E बराबर माइनस के 1 माइनस के 0.9 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 9 E इक्वल टू 9 वोल्ट। इस कुंडली के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, 9 वोल्ट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसका ही खा पार्ट है कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय आकाश में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यह है क्वेश्चन सूर्य अस्त। मैं ऐसे समझा देता हूं, देख लो। सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय आकाश में सूर्य का रंग जो है लाल क्यों होता है। तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है, यानी लाल रंग जो है वो कम फैलता है। इसलिए सूर्य निकलते समय और छुपते समय हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। फिर आगे हमारा कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन की परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं, पढ़ा है हमने, W इक्वल टू क्या होता है, H नॉट। यहां से कार्यफलन की परिभाषा दे देंगे। इसमें आगे एक हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। 6 अर्थात 4 जो भी है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। यह हमारा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलाम आवेश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो कंडक्टर पर चार्ज दिया है वो कितना है। कंडक्टर का चार्ज दिया है हमारा 1 कूलाम। Q का मान दिया है 1 कूलाम। E का मान 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19। हम जानते हैं Q इक्वल टू N ही होगा या N इक्वल टू Q अपॉन E होगा। Q की वैल्यू 1 है, 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब ये पावर माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 10/16 10 टू द पावर 19। एक पावर कम कर दो, 0 बढ़ा दो। अब अगर हम भाग देंगे तो ये जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक एक नंबर के जितने भी थे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। देखो, ये जितने भी सालों का पेपर है सबसे हार्ड सेट लगा हुआ है ये। अब इसका सेक्शन सी शुरू होता है। 2 नंबर वाले पार्ट्स, 2 नंबर वाले हम कराने शुरू करते हैं। सेक्शन सी यानी खंड सा। इन क्वेश्चनों को एक बार देखो, उसके बाद आप अनसोल्ड में खुद लिखने की कोशिश करो।
क्वेश्चन है हमारा का क्वेश्चन, परिपथ चित्र देते हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि बनाइए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि यानी वर्किंग आप पढ़ सकते हो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टरों के बीच में धंसाकर लगाते हैं। बाईं ओर लगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को उत्सर्जक अर्थात इमीटर तथा दाईं ओर लगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, अर्थात दाईं ओर के जो होता है सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं हम संग्राहक कलेक्टर, और बीच में लगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भाई, आधार कहते हैं। ऐसे इसकी वर्किंग कर दोगे, फिर इसका सिंबल बना दोगे। करंट पीएनपी में प्रवेश करती है, एनपीएन में करंट हमारी निकलती है। आगे है हमारा देखो हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए, इसका सूत्र लिखना है ना कि ड्राइव करना है हमको। और फिर ये कह रहा है कि आयनन विभव का मान भी ज्ञात कीजिए। आयनन विभव का इसमें क्या निकलवा रहा है, मान भी निकलवा रहा है कि आयनन विभव कितना होगा। आयनन विभव का मान भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है इसका कि जो है एनवी कक्षा का जो सूत्र होता है एनर्जी के लिए वो होता है ई एन इक्वल टू माइनस के 13/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ये तो हो गया। अब पहली कक्षा के लिए हम आयनन विभव निकालना है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 13/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर, या E1 इक्वल टू माइनस के 13/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं E किसके बराबर हो जाएगा, EB के। EB के बराबर हो जाएगा तो E की वैल्यू यहाँ रख दोगे, EB इक्वल टू माइनस 13/6 EB, इससे ये कैंसिल, B इक्वल टू 13.6 वोल्ट, यानी माइनस का कभी हमारा पोटेंशियल होता नहीं है तो ये जाएगा माइनस के 13/6। सही है भाई। उसके बाद में इसका ही दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन लिख देते हैं ये भी, यदि प्रिज्म का कोण तथा विचलन कोण बराबर हैं तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो।
यानी ये सवाल है प्रिज्म का कोण तथा विचलन कोण आपस में अगर बराबर हो जाए तो हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। ये सवाल इतने अच्छे हैं, चाहे तुमसे कितना भी आता है अच्छे अच्छे से ये सवाल होंगे नहीं, घुमा देंगे। देखो और एक बात और देखो, मैं क्वेश्चन करते समय रुक तो ना रहा हूं, हिसाब लगा लियो इतना हार्ड पेपर है कि विद इन टाइम अगर स्पीड पे कमांड नहीं रखेंगे तो इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम देखकर तभी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये पेपर छूट जाएगा, इतना हार्ड पेपर है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ये कह रहा है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण यानी ए की वैल्यू जो है वो डेल्टा एम के बराबर है, तब उस प्रिज्म के पदार्थ का हमें अपवर्तनांक चाहिए ना। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, एन साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब या तो डेल्टा एम की जगह हम ए रख लें या फिर ए की जगह डेल्टा एम रख लें। तो हम यहां देखेंगे कि डेल्टा एम की जगह ही ए रख लें क्योंकि बाकी सब जगह तो ए है ही। तो ये हो जाएगा हमारा एन इक्वल साइन ए प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2, एक और एक दो, एन बराबर साइन 2a अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा n इक्वल साइन a अपॉन साइन a बाई 2। अब साइन 2a का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कि अगर 2 एंगल है तो यहाँ एक रह गया यानी आधा एंगल हो गया, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा 2 कॉस a बाई 2। ये उस पदार्थ का अपवर्तनांक आ गया जिस पदार्थ के प्रिज्म कोण और विचलन कोण आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो कि आपको लगातार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ऋतिक भाई तू भी कॉपी किताब लिया, पढ़ ले, तू इतना होशियार मत बने जितना बनने आ। आगे क्वेश्चन है हमारा, एक पारदर्शी माध्यम पर, इसे भी लिखते हैं, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है यदि ध्रुवण कोण का मान 60 अंश हो, यदि ध्रुवण कोण का मान 60 अंश हो तो अपवर्तन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है हमारा कि हमें इंसिडेंट पोलराइजेशन एंगल जो दिया है वो दिया है 60 एंगल 60 डिग्री, तब वो हमसे कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल एंड इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो ध्रुवण कोण का मान है, आईपी की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है 60, और
अब हम जानते हैं कि n इक्वल टू 10 IP होता है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 IP की जगह 60, या n इक्वल टू √3, या n इक्वल टू 1.732। अब हमने एक नियम पढ़ा था बूस्टर का, उसमें ये पढ़ा था R प्लस के IP इक्वल टू 90, या R इक्वल टू R प्लस के 60 इक्वल टू 90। अब 60 हमारा प्लस का है, दूसरी साइड जाने पर माइनस का हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 30। और आपने एक नियम पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, या एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये हो जाएगा एंगल I इक्वल टू 30। इंसिडेंट एंगल इंटू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऋतिक भी खुजा के पहुंच गए भैया। अगर ये सवाल नहीं करना चाह रहे तो इसका ही दूसरा सवाल है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। सही, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। अगर पहला वाला सवाल नहीं कर रहे तो इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन भाई करेगा वही सवाल को इन सवालों को जिनसे पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि पेपर ही अपने आप में बहुत हार्ड है। मैं मान रहा हूं 30 मिनट हो गया, अब तक लगभग 14-15 नंबर का मुझसे हुआ है। अब देखो क्या कहा उसने, एक प्रकाश किरण निर्वात में n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। चलो ठीक है, यदि आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या I, अपवर्तन कोण का 2 गुना, अपवर्तन कोण क्या है R, वो कह रहा है कि आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है। यदि इसकी वैल्यू R है तो ये कितनी हो जाएगी, 2R। सही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने यही तो कहा कि आपतन कोण का मान जो I का मान अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो मैंने इसका R माना तो ये कितना हो गया, 2R। अब वो कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, 1 सेकंड में बस खेल जो था वो यहाँ था। कौन सा सूत्र से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, स्नेल का नियम होता है n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, n बराबर साइन 2R अपॉन
साइन आर। उसके बाद में साइन 2r, इसे लिख देंगे 2 साइन आर इंटू कॉस आर अपॉन साइन आर। साइन से साइन कैंसिल, n इक्वल टू 2 कॉस आर। अब हमें तो यहां से r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 हमारे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा कॉस आर, या हम r की वैल्यू निकालें तो ये कॉस इनवर्स में पहुंच जाएगा कॉस इनवर्स n/2। या हम इसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल टू कॉस इनवर्स n/2। यही हमारा r इक्वल कॉस इनवर्स n/2। ये अपवर्तन कोण का मान अपवर्तनांक के पदों में आ गया। सही है भूरे भैया, करते रहा काम भैया। पेपर चित्र देख के हल ना होता है, ना बॉडी से हल होता है, पेपर हल होता है दिमाग से। ना तो सारे बॉडी बिल्डर ही आ रहे होते क्वेश्चन में भी छपे हुए, और पिक्चर देख देख के अगर टॉपर आते तो सलमान खान कई बार टॉप करता, और बच्चा कुछ है भैया आमिर कर देता। आमिर सही कह रहा है, किसी के चाहने से कुछ हो तो रहा। अब आता है हमारा सेक्शन डी। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन डी में क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 तथा 110 है। 10 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई प्राथमिक कुंडली में सप्लाई 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से लिख दो सेकेंडरी कॉइल, यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए।
देखो कितना उल्टा सवाल कर दिया। अगर ये कहता हमसे द्वितीयक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए तो 1 सेकंड में निकाल देते। यही इसने घुमा दिया, इसने कह दिया कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो जितनी वो यानी पावर ले उतनी ही ट्रांसफर कर दे, तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आता है। अब हमसे कह रहा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो देखो एनपी का मान है हमारा 1100, एनएस का मान है हमारा 110। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बीएस का मान है हमारा 220 वोल्ट। यदि द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध आरएस की वैल्यू भी इसने हमें दी है 220 ओम। अब हमसे प्राथमिक कुंडली में धारा पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहां से करें एनपी बटे एनएस बराबर बीपी बटे बीएस। एनपी का मान कितना दिया है हमें? एनपी का मान दिया है 1100, एनएस का 110, बीपी का मान निकालना है, बीएस का मान 220। देख ले रहे हैं एक बार कोई वैल्यू हमारी डिसबैलेंस तो नहीं है, सही है सब। 0 से 0 कैंसिल, इससे 10 बार कैंसिल। या बीपी का मान आ जाएगा हमारा कितना 2200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2200 आ जाएगा बीपी का मान। V बराबर आई आर होता है। अगर हम S के लिए निकालें तो S और S, BS की वैल्यू 220, IS का मान हमें निकालना है, RS का मान भी 220, इससे ये कैंसिल, IS की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो आपने पढ़ा होगा कि P बराबर होगा PS आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कि जितनी पावर प्राइमरी कॉइल में होगी उतनी ही पावर सेकेंडरी कॉइल से निकल जाएगी। P बराबर BI होता है। तो ये P, ये भी P, ये S, ये S। BP की वैल्यू कितनी है हमारी? तो BP की वैल्यू हमारी 2200 आई। IP की वैल्यू निकालनी है। BS की वैल्यू हमारी कितनी है? 220। IS की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा IP इक्वल 220 अपॉन 220। इससे ये कैंसिल, इससे कितनी बार 10 टाइम। IP इक्वल 1/10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 बन जा 10। IP इक्वल टू 0.1 एम्पियर, यानी प्राइमरी कॉइल में जो हमारी करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी 0.1 एम्पियर, और सेकेंडरी कॉइल में अगर मालूम कर लेता तो 1 एम्पियर। ठीक है। इसका दूसरा सिद्धांत वो क्वेश्चन है हमारा, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए और प्रयुक्त सूत्र लिखिए। ये हालांकि डेरिवेशन है, वो जो हमारा प्रैक्टिकल है, फिर भी अगर ये आया तो फिर तो करना तो हमें ये पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैंने कराई दिया है विभव मापी वाला। सूत्र जाता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस के अपन। सही है। इसका आगे क्वेश्चन कराता हूं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है हमारा, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। और अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दें, मैं उस क्वेश्चन को आप सेपरेटली या वीडियो में भेज दूंगा। हालांकि इसे करने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये सबसे हार्ड सेट है। ये पिछले साल का एक सेट था जो संबल डिस्ट्रिक्ट में लगा था, वो भी बहुत हार्ड था। यह है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो हमारा एक क्वेश्चन आता ही है। अब देखो भाई इसे करते क्या, इसे करने के लिए हम यहां लिखते हैं वी नो दैट। आपने पढ़ा है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। उसके बाद में समीकरण एक मान लो, और आपने पढ़ा होगा कि k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी पार्टिकल है जो भी गति के दौरान उत्पन्न ऊर्जा करता है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी। ऐसा जो है आप एम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो बटे में ये करके क्रॉस मल्टीप्लाई 2k अपॉन एम इक्वल टू बी स्क्वायर, या वार हटाओगे 2k अपॉन एम, ये v की वैल्यू समीकरण एक में जाकर पुट कर दो। समीकरण एक से क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम अंडर रूट 2k अपॉन एम। लैम्डा इक्वल एच अपॉन, इसे 2 टाइम हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, और इसे सेपरेटली अंडर रूट में लिख सकते हैं 2k अपॉन अंडर रूट एम। अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा इक्वल एच अपॉन, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, हमेशा लिख दे 2km। और गलती से इसे 2 किलोमीटर मत पढ़ लियो। k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, m का मतलब मास। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वो होती है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब जब बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो ये हो जाएगा W इक्वल टू ई बी, क्योंकि चार्ज किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा आ जाएगा, उसके बाद में एक प्रमेय पढ़ी है हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय की, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है कार्य ऊर्जा कार्य के। क्योंकि कोई भी मनुष्य या कोई भी मशीनरी जब तक ही वर्क करती है जब तक उसके अंदर एनर्जी रहती है, अपनी एनर्जी से ज्यादा कभी भी कोई वर्क नहीं कर सकता। तो हम k की जगह फाइनली लिख देंगे EV। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2EVm। और भैया ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सारी जब वैल्यू लगा दोगे तो ये आएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। सारी वैल्यू से मतलब h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 35, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, और M की वैल्यू होती है 9.1 गुणा 10 टू दी पावर माइनस के 31। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा। कभी कभी तो ऐसे ही मालूम कर लेता है कि सिद्ध कीजिए कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक कितना होता है, तो बस इस तरीके से आप कर दोगे। ठीक है भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं भी बढ़ता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। आगे हमारा इसी का क्वेश्चन है कि समभारिक तथा समस्थानिक किसे कहते हैं। तो देखो ये जब अनसोल्ड पेपर आपके पास है और आप इस सेट को देख रहे हो तो ये जान रहे होगे कि क्या क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, वास्तव में ये क्वेश्चन है या नहीं है। समभारिक तो इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है। सम का मतलब हो गया समान, भार का मतलब क्या? वजन। यानी ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। तो वे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम समभारिक कहते हैं। और एक आती है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है? समान है जिनका स्थान अर्थात परमाणु क्रमांक। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान
परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाती है। इसका बेटा अगला क्वेश्चन है, हम उसे करा रहे हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल टाइप भी है, उसे करा देते हैं। नति कोण की परिभाषा दीजिए। नति की जगह नमन कोण भी आ सकता है, बात एक ही है। नति कोण आ जाए, नमन कोण आ जाए, डिप एंगल आ जाए, बात एक ही है। नति कोण को परिभाषित कीजिए। यानी नति कोण की क्या देनी है हमें? परिभाषा देनी है। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 0.3 गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला तथा 3√3 10⁻⁻⁵ टेस्ला हो तो नमन कोण की गणना कीजिए। गणना कीजिए। इंग्लिश में अगर इसे पढ़ना चाहें तो ये आ जाएगा कि जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें इतने दे रखे हैं, फाइंड आउट द डिप एंगल। तब हमें डिप एंगल की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो क्या होगा? सबसे पहली बात, नति कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी वो आप लिख लोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? एच। एच की वैल्यू दी है 0.3 गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। पॉइंट हटाओगे, पावर 1 लेस कर दोगे, 3 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। और वर्टिकल कंपोनेंट 3√3 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। आपने पढ़ा होगा इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? tan थीटा बराबर B/H, या tan थीटा इक्वल V की वैल्यू कितनी? 3√3 × 10⁻⁻⁵। और H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 10⁻⁻15। इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू √3, और अंडर रूट जो 10 में वैल्यू होती है 3, वो होती है 60 की। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो डिप एंगल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 60। देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 का है, सेक्शन डी है ये अभी हमारा। एक ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से
200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल है जिसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, तब हमें और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है। तो हमें यहाँ से एक तो प्रेरण प्रतिघात निकालना है, एक हमें इम्पीडेंस परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, और एक इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो निकालनी है। पहले तो हम ये देख लें कि हमें दिया क्या क्या है। R की वैल्यू 1 ओम, L की वैल्यू 0.01 हेनरी, V की वैल्यू 200 वोल्ट, F की वैल्यू 50। सबसे पहले XL बराबर आपने पढ़ा होगा ओमेगा L होता है। जब हमें यहाँ पर रेडिएशन वाली फ्रिक्वेंसी नहीं दी है तो हम X है ओमेगा L को भी और आगे थोड़ा सा ब्रेक कर दें 2 पाई FL में। 2 पाई की जगह कितना 3.14, F की जगह 50, L की जगह हमारा कितना है, L का मान 0.01। अगर हम देखें बटे में एक तो हो सकता है पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दिए, और ये कितना हो गए 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल। XL की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 3.14 ओम। एक तो वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, एक नंबर का लगभग हम सवाल कर चुके हैं। उसके बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। अब हम देख रहे हैं ये परिपथ कौन सा, इसमें L है और R है, तो LR परिपथ हो गया। LR परिपथ की प्रतिबाधा R² प्लस XL²। R की वैल्यू हमारी कितनी है 1 का स्क्वायर, और XL का मान कितना 3.14 का स्क्वायर। अगर हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें एक जोड़ दें तो जो भी हमारी ये वैल्यू है इससे थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, लगभग 3.25 ओम यहाँ से आ जाएगी सारी कैलकुलेशन करने के बाद। और हम सब धारा की वैल्यू पूछ रहा है, 2 नंबर हम कर चुके हैं। Z बराबर हमने पढ़ा है B/I होता है, तो बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। I इक्वल टू कितना हो जाएगा B/Z। अब B की वैल्यू कितनी दी है 200, Z की वैल्यू कितनी आई है 3.25, पॉइंट हटाओ 2 टाइम 0 और बढ़ा दो। अगर हम इसे 25 से ब्रेक करें तो ये कट जाएगा हमारा 25 से 13 बार। 25 की गुणा अगर 13 से करें हम तो जो है ये आ जाएगा हमारा 325, और 25 से ये 800 बार कट जाएगा। I बराबर आ जाएगा 800/13, और ये हो जाएगा एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हमारा सवाल ही आपने उतार लिया होगा।
एक संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई भी हमारा संधारित्र है, उसे हम कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं 200 वोल्ट का, और उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड में अगर कन्वर्ट कर दें तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हर किसी से होता नहीं है। V की वैल्यू कितनी है 200, C1 का मान 10 माइक्रोफैरड, माइक्रो को भी चेंज कर दें, C2 का मान 2 माइक्रोफैरड, आपने पढ़ा होगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, लेकिन जब 1 की लगाएंगे तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी जो लगाएंगे वो 1 वाली लगाएंगे, 1/2 C की जगह 10 × 10⁻⁻6 और B की जगह 2000 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 टाइम काट दोगे इसे, और अगर हम 200 का वर्क करें तो 40,000 आएगा, गुणा 5 10⁻⁻6, 1 2 3 4, U1 बराबर 4 पंजे 20 10⁻⁻2 जूल। अगर U2 की बात करें तो 1/2 C2B स्क्वायर, 1/2 C2 का मान हम यहां देखें तो कितना है 2 × 10⁻⁻6, B का मान 2000 का स्क्वायर, 2 से 2 इंटू कैंसिल, या 200 का फिर वर्ग 40,000 हो जाएगा, 10⁻⁻6 1 2 3 4, U2 का मान आ गया हमारा 4 × 10⁻⁻2। पहली ऊर्जा भी आ गई, दूसरी ऊर्जा भी आ गई, अब इनमें परिवर्तन निकाल दें तो डेल्टा U बराबर U2 - U1, या डेल्टा U बराबर 4 × 10⁻2 और 20 × 10⁻2। अगर हम देखें 10⁻2 तो दोनों जगह से कॉमन आउट हो गए, 4 - 20 और 20 में से 4 गए तो 16 10⁻2। अब माइनस की कभी एनर्जी हो नहीं सकती, तो निगेटिव चिन्ह को आप नेगलेक्ट कर दोगे, या तो इतना लिख दोगे या फिर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, 2 संख्या के पहले 2 पावरों कम कर दोगे, 0.16 जूल। इतनी ऊर्जा में हमारा परिवर्तन हो जाएगा इसके सर्किट के अंदर।
अब 5-5 नंबर वाले हमारे शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। ये होगा सेक्शन ई। क्वेश्चन है ये हमारा 6 क्वेश्चन को सेक्शन डी का 5 नंबर में, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं हेडिंग डाल देता हूं। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। मैं इसका पहले एक चित्र बनाता हूं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, यहां पर ये वस्तु रख जाएगी, ये वस्तु रख गई, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये ए है और ये बी है। इसका सरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो गया n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2। एल्फा, बीटा, गामा, बड़ा वाला एंगल आई है और छोटा वाला एंगल आर है। और यहां पर हम वस्तु की जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वो u है, इमेज की b है और ये वक्रता त्रिज्या जो है हमारी कितनी है, r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या लिखेंगे, हाँ नाम दे रहे हैं एस पी एस डैश। इसमें लिखेंगे माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I तथा वक्रता केंद्र C पर बनता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। और कुछ नहीं लिखना है इसमें हमें। फिर उसके बाद में अब अपनी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे शुरू हो जाएगा हमारा, कैसे कि जो है सबसे पहले हम देखें कि त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज OCA में, OCA में काय से बहिष्कोण की प्रमेय से, यानी बाहर जो कोण बना है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर कौन सा बना है, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके लिए तो थोड़ी देर के लिए इसे मिटा भी सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू एल्फा प्लस के आई, या यहां से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो ये आ जाएगा गामा माइनस के एल्फा। अब ट्रायंगल लें ICA में, गामा इक्वल टू, और इस एंगल को हमने कितना माना था, बीटा, बीटा प्लस आर, या आर इक्वल हो जाएगा गामा माइनस के बीटा। उसके बाद में तुमने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, कहां जा रही है प्रकाश की किरण, पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है, साइन आई अपॉन साइन आर। आपने पढ़ा है कि जो ऊपर है बात को उसे ऊपर लिखो, जो नीचे है उसे पहले लिखो, n1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई n2 साइन आर, n1 साइन आई। यहां आकर हम मान लेते हैं आई और आर एंगल जो है बहुत छोटे हैं हमारे, तो ये जाएगा n2r इक्वल n1 आई। अब आई और आर के मान लगा दो, यहां लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई तथा
आर के मान रखने पर N2 आई का मान, आर का मान कितना है, गामा माइनस के बीटा बराबर N1 गामा माइनस के अल्फा। दूसरी तरह की पेंसिल ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा ध्यान रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं N2 गामा माइनस N2 बीटा बराबर N1 गामा माइनस के N1 अल्फा। गामा वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा N2 गामा प्लस का इधर आएगा तो क्या आएगा N1 गामा, N2 बीटा माइनस का इधर जाएगा प्लस का N1 गामा अल्फा। दोनों जगह से गामा कॉमन आ गई, N1 माइनस N2 गामा इक्वल टू N2 बीटा माइनस के N1 अल्फा। अब हमारा मेन टारगेट रह गया अल्फा बीटा गामा की मान निकालना। तो अगर हम देखें कि हमारे पास आधार की वैल्यू है और लंब की वैल्यू है, रिलेशन कायम होता है 10 में, और जब हम साइन आई को आई मान चुके हैं तो 10 अल्फा को भी तो अल्फा मान सकते हैं। कैसे हो जाएगा वो हमारा, उसे हम लिख लेंगे अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, और वो कितना लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका, लंब हाँ नहीं माना तो h मान लो, h हाइट से, तो h अपॉन कितना u, बीटा इक्वल 10 बीटा h अपॉन माइनस के बी, गामा इक्वल 10 गामा h अपॉन माइनस के आर। अल्फा बीटा गामा के मान यहां लगा दोगे, जब यहां लगाओगे अल्फा बीटा गामा के मान तो कितना जाएगा N2 माइनस N1, और गामा का मान लगाया हमने h अपॉन माइनस के आर। N2 बीटा का मान हम लगाएंगे यहाँ पर h अपॉन माइनस के बी माइनस N1 h अपॉन माइनस के यू, माइनस के h कॉमन लेना, N2 माइनस के N1 अपॉन आर, यहाँ से भी माइनस के h कॉमन ले लोगे, N2 अपॉन बी माइनस के N1 अपॉन यू, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। उसके बाद में N2 माइनस के N1 अपॉन आर इक्वल N2 अपॉन वी माइनस के N1 अपॉन यू। अगर दोनों के माध्यम अलग अलग हैं तो हो जाएगा सूत्र हमारा ये, और वो कहता है दोनों के माध्यम अगर समान है तो N1 तुरंत कॉमन ले लो। अब जिसके पास है बेटा वो तो दे दिया, अब जिसके पास नहीं है तो उसके बट्टे में पहुंच जाएगी वो चीज, बट्टे में आर। ऐसे यहां से N1 कॉमन ले लिया, N2 अपॉन N1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू। अब इससे ये कैंसिल, हम जानते हैं कि N2 अपॉन N1 है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 की जगह N, तो ये जाएगा N माइनस के 1 बटे आर बराबर N अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू। और यही हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये 5 नंबर में आया था, आप इसे उतारो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम इसे मिटाते हैं। ये इतना हार्ड पेपर है, लगभग 50 नंबर का पेपर मुझसे 1 घंटे में हुआ है, और जबकि पूरे पेपरों को करने में कोई सा भी पेपर लिया 45 मिनट में पूरा पेपर हो जाता है।
अब देखो ये है दिए गए चित्र में सतत सारणी और निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप बनाइए। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में सतत सारणी बूलियन व्यंजक तथा निवेशी निर्गत सिग्नलों के बीच तरंग प्रतिरूप बनाइए। ये भी 5 नंबर में है, लेकिन ये है बहुत आसान, मगर जिसने नहीं करा होगा उससे बिल्कुल ना होगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये कितना आसान सवाल है। मैं एक तरफ से बात करता हूं। सबसे पहले क्यू कौन सा गेट है हमारा? नंद गेट है। कौन सा है? नंद गेट। इसका हम चित्र बनाते हैं, यानी सतत सारणी बनाते हैं। सतत सारणी बनेगी ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये नंद गेट है। तो नंद गेट में क्या हो जाएगा? y बराबर a डॉट बी का बार। क्या हो जाएगा? a डॉट बी का बार। यहां तक a डॉट बी का बार आ जाएगा। तो a डॉट बी का बार कैसे हो जाएगा? पहले तो एंड गेट में देखें तो एंड गेट में a डॉट बी आ जाएगा। हम बाई डैश निकालेंगे तो ये जाएगा a डॉट बी का बार। 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर हम a डॉट बी में अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1 से गुणा करने पर 0, ये भी 0 और ये 1। यहाँ पर ये सब उल्टे हो जाएंगे। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ क्या जाएगा? बाई डबल डैश बराबर, ये तो इसमें प्रवेश करेगा, ये और गेट बन गया तो a को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस के a डॉट बी का बार। अब अगर हम देखें ये जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 1। ये जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये भी 1 1 1 भी 1 और ये 1 1 भी 1। ये तो इसकी सतत सारणी हो गई। और अगर हम इनके सिग्नल की बात करें, निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच में, तो चित्र तो हम थोड़ी देर को मिटा देते हैं, सिग्नल इसी से तो निकलेंगे। ये हम बनाते हैं, हम इधर बना लेते हैं दोनों के। निवेशी सिग्नल का तरंग प्रतिरूप। ए के लिए देखो, ये मान लिया हमने 0 वाला टर्मिनल है और ये 1 की कंडीशन है। इसी प्रकार बी के लिए 0 वाला है, ये 1 वाला है। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि
पहले ए में क्या है, 0 है, तो यहां तक ही रहा 0, फिर क्या है, फिर भी 0 है, फिर 1 पे जब जाएगा तो ये यहां आ जाएगा 1, दूसरी बार में भी कहा गया 1, ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए देखें तो पहले तो ये बी के लिए क्या है हमारा, बी के लिए पहले 0 है, तो 0 की लाइन पे चलेगा एक खाना, उसके बाद में 1 पे चलेगा, तो 1 पे चलेगा तो एक खाना आ जाएगा, उसके बाद में फिर 0 पे जाएगा एक, फिर 1 पे जाएगा। अब अगर निर्गत की बात करें, निर्गत सिग्नल के लिए, और निर्गत सिग्नल के लिए क्या जाएगा, देखो ये बाई डबल डैश ही मान दो एक बार, इससे 0 मान लिया हमने, और ये क्या हो गया 1, और चारों हमारे क्या है 1 पे गए हैं, तो देखो ये तरंग हमारी चली यहां से आ गई 1 पर, ये भी चली, ये भी कहाँ गई 1 पर, ये भी चली, ये भी कहाँ गई 1 पर, ये चली और ये भी कहाँ गई 1 पर, ये तरंग प्रतिरूप हो गए इनके। 5 नंबर का सवाल है ये, इनसे आसान सवाल इस पूरे चित्र में तो है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में कितना आसान है कि गॉस के प्रमेय लिखिए। आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ पर बाहर और अंदर वैद्युत विभव के लिए सूत्र की गणना कीजिए। तो इसका सीधा सा हो जाएगा भाई कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय हो जाएगी, इनर पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, सब पर निकाल दो, वो बिल्कुल सिंपल है। फिर आ गए हमारा नवा क्वेश्चन है कि एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, एम्पीयर का परिपथीय नियम होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पीयर का परिपथीय नियम, यानी B.dl इक्वल μ0I, ये क्या है, एम्पीयर का परिपथीय नियम। ऐसे किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का कैसा समाकलन, रैखिक, उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना। और अगर इसके ऋजु रेखीय तार के लिए निकलवा रहा तो ये निकलवा दो V0/2πI/R, ये इसका व्यंजक हो जाएगा। और इसमें I और R के मान दिए, यहाँ रख दो, ये डेरिवेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 1 घंटे 10 मिनट में पूरा अनसोल्ड पेपर सॉल्व हो गया, और वो भी सबसे हार्ड वाला पेपर अनसोल्ड सॉल्व हुआ है। और यदि आपको फिर भी इसको अनसोल्ड पेपर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो तो आप जो है कमेंट सेशन में अपनी जो है प्रॉब्लम लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। और यदि आपको ये अनसोल्ड पेपर की वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करें। ये परीक्षा के लिए रामबाण घोषित हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।